Hello students, this is our lecture number 4, chapter number 1, sets. लेक्चर नंबर 3 में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स का बात किया था, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट इनको कंप्लीट किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो वेन डायग्राम क्या होता है, किस तरह से यूज़ में लेना है, इसे ध्यान से समझना, बिकॉज ये 11th और 12th का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हमें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम का टॉपिक। सो वेन डायग्राम किसी भी 2 या 3 सेट के बीच में जो रिलेशंस है उनको शो करने के लिए, बहुत इजीली शो करने के लिए हमारे पास मेथड है वेन डायग्राम। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्सल सेट का मतलब मैंने लेक्चर नंबर 3 में समझाया था, एक ऐसा सेट जिसके पास में बाकी सारे सेट्स के सारे एलिमेंट अकेले के पास मौजूद हो, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल की बात हम जैसे मान लो कि हम हमारे कंट्री की बात कर लेते हैं, तो जो हमारे स्टेट्स है, जितने भी इस कंट्री के अंदर स्टेट है, उन सब के लिए हमारा जो कंट्री है वो यूनिवर्सल सेट है। ओके, चाहे पॉपुलेशन के बेसिस पर कर लो, चाहे फिर अपना जो एरिया है उसके बेसिस पर कर लो, कि भाई जो आदमी स्टेट के अंदर काउंट हो रहा है वो आदमी कंट्री में भी तो काउंट हो रहा है, इसलिए स्टेट के सारे एलिमेंट कंट्री के एलिमेंट में अपने आप बिलोंग करेंगे। इसे कह सकते हैं कि जो कंट्री है वो एक यूनिवर्सल सेट है हमारे जितने भी स्टेट हैं उन सब के लिए। ओके, और अंदर से अंदर ये चेंज जो है उसमें चलता जा रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि कंट्री जो है वो हमारा किसी भी तरीके से, अगर मैं एरिया देखूं, चाहे मैं पॉपुलेशन देखूं, स्टेट के साथ, सिटी के साथ, कैसे भी, ओके, तो वो हमारा कंट्री जो है एक यूनिवर्सल सेट के तौर पर माना जाएगा। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे ये पूरा रेक्टेंगल, और उसके अंदर हमारे पास ये 2 सेट आ रहे हैं, एक तो है ए, ये वाला सेट है ए, और दूसरा मेरे साथ में बी। अगर मान लो कि मैं डायग्राम को इस तरह से बनाता हूँ, ए सेट और बी सेट, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ए सेट और बी सेट बिल्कुल इंडिविजुअल है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसके जो एलिमेंट है इसके एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते, इन दोनों के बीच में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका तो ये मतलब माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं वेन डायग्राम को इस तरह से बनाता हूँ कि पहले मैं ये रेक्टेंगल को शो करूंगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट ए और ये सेट बी, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ए सेट और बी सेट के अंदर कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए सेट के अंदर भी है और जो बी सेट के अंदर भी है। तो अगर इस तरह से वेन डायग्राम बनाता हूँ तो इसका तो मतलब ये माना जाता है कि ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, और कोई भी कॉमन नहीं है तो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब उसे मुझे नल साइड से रिप्रेजेंट करना होगा, 5 से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये 5 से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और साथ में इस तरह का जब स्टेटमेंट बनता है तो इसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट होता है जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, सो इसको हम डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट होते हैं वो ऐसे सेट जिनके बीच में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, या फिर उनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल आ रहा है, नल सेट आ रहा है। ओके, अगर हमने इस तरह से अपना वेन डायग्राम बनाया है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है, ओके, जो ए में भी काम में आ रहे हैं और बी में भी काम में आ रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। ओके, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी हमारा शो हो जाता है। देन अगर मान लो कि हमें इंडिविजुअली केवल और केवल ए को शो करना है इस तरह के डायग्राम में, तो ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है, तो ए माना जाएगा हमारा ये जो पूरा सर्कल है, इसको हम बोलेंगे केवल और केवल ए, और इस तरह से बी वाला जो सर्कल है वो बन जाएगा बी। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास वेन डायग्राम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाए कि ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास बी, और केवल यहाँ तक का पोर्शन अगर शेड हो जाता है तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इस शेडिंग का मतलब है ओनली ए। तो ये होता है ओनली ए। ओनली ए का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो केवल ए के अंदर है, जो बी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बी का बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगा और बी की बाउंड्री को मैंने बिल्कुल भी वहाँ पर काउंट नहीं किया है। इसका मतलब केवल और केवल ऐसे एलिमेंट है जो ए होंगे लेकिन बी के अंदर नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है टोटल। ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना क्या कहना चाहता हूँ मैं। सो
क्लास के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 50। अब उनमें मान लो कि जैसे सबका ओपिनियन लेते हैं कि भाई किस बच्चे को कौन सा गेम पसंद है, और वहाँ पर केवल 2 गेम की बात हो रही है, एक तो हो रहा है क्रिकेट और दूसरा है फुटबॉल। तो अगर क्रिकेट और फुटबॉल की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भाई जब क्रिकेट का ओपिनियन लिया गया तो क्रिकेट के ओपिनियन में वहाँ 30 स्टूडेंट ऐसे मिले जो क्रिकेट के फेवर में थे, जिनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था। तो क्रिकेट के लिए फेवरेबल जो आउटकम होंगे वो 30 होंगे। लेकिन ये 30 जो एलिमेंट है, उसके बाद फुटबॉल का ओपिनियन पूछा गया और फुटबॉल के अंदर भी ये बोला गया कि फुटबॉल में भी 30 स्टूडेंट उसको लाइक कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये तो 30 मिलाकर 60 स्टूडेंट हो गए। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है? सो ये जो 60 स्टूडेंट हुए इसका क्या मतलब है? ये 60 स्टूडेंट कैसे पहुंच गए हमारे पास? स्टूडेंट तो 50 थे, फिर 30 को क्रिकेट पसंद है, 30 को फुटबॉल पसंद है, फिर ये तो 60 हो गए। तो स्टूडेंट बढ़ कैसे गए? स्टूडेंट नहीं बढ़े, स्टूडेंट का ओपिनियन है ये। कोई भी स्टूडेंट का ये ओपिनियन है कि उसको क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है, तो वहाँ पर ये भी ऑप्शन आता है कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हो और फुटबॉल भी पसंद करता हो। तो इस केस में हमें वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करना होगा। ये 30 स्टूडेंट यहाँ वाले टोटल है क्रिकेट के। ओके, अगर मैं यहाँ ये देखना चाहूँ कि फुटबॉल नहीं केवल और केवल क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, तो यहाँ पर 10 लोग ऐसे होंगे बीच में जो हमारे पास में ऐसे हैं जो ये ओपिनियन रख रहे हैं कि उनको क्रिकेट भी पसंद है, उनको फुटबॉल, इसलिए तो 10 ज़्यादा हो रहे थे मेरे पास। 60 स्टूडेंट कैसे हो गए जबकि टोटल तो क्लास के अंदर 50 थे? क्योंकि 10 जने ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट में भी अपना हाथ ऊपर कर लिया था और फुटबॉल में भी। मतलब मैंने उनको 2 बार गिन लिया, गिनना था 1 बार, मैंने 2 बार गिन लिया। मैंने उनका नाम क्रिकेट में भी काउंट कर लिया और उनका नाम फुटबॉल में भी काउंट कर लिया। तो किसी एक जने को एक ही जगह काउंट करना हो या फिर ये मान लो एक ही बार काउंट करना हो, तो फिर हम उन 10 जनों को अलग से यहाँ ग्रुप बनाकर बिठा देंगे। हाँ भाई, जो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं वो यहाँ पर बीच में आकर बैठ जाओ। ठीक है, ये 10 बच्चे यहाँ पर आकर बैठ गए। और फिर अब क्रिकेट पसंद करने वाले केवल प्योर क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं, तो वो क्रिकेट पसंद करने वाले हैं मेरे पास केवल और केवल 20। 30 नहीं है, 30 तो इनको मिलाकर हो जाएगा। तो एक 20 स्टूडेंट है जो कि केवल क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ए और ओनली ए दोनों में फ़र्क है। ए में तो वो एलिमेंट भी काउंट होंगे जो कॉमन है या फिर बी के पास भी है, लेकिन ओनली ए में केवल प्योर ए काउंट होगा। ए के अलावा उसके अंदर कोई दूसरे के अंदर शामिल हुआ एलिमेंट काउंट नहीं होगा। तो ओनली ए का मतलब है केवल ए के अलावा कुछ नहीं। और अगर हम यहाँ काउंट करें तो फुटबॉल के अंदर भी फिर 20 स्टूडेंट बचेंगे, क्योंकि इसमें भी 30 है। 30 में से 10 बच्चे यहाँ जाकर बैठ गए तो इधर 20, और आप काउंट कर सकते हो टोटल स्टूडेंट 50 के बराबर आ जाएंगे आराम से। ओके, तो ये इस तरह से हुआ था। तो यहाँ पर ए और ओनली ए दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ए का मतलब है कि वो एलिमेंट जो ए के अंदर आते हैं और शायद बी के अंदर भी आते हो, और ओनली ए का मतलब है कि केवल ए के अंदर आता है, उसका बी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ओनली ए को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी। ए माइनस बी के भी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब मैंने लेक्चर नंबर 3 में समझाया था। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के उन एलिमेंट को हम हटा देते हैं जो हमें दोनों में कॉमन मिल रहे थे। ऐसे एलिमेंट बी के अंदर से हटा देते हैं जो बी के अंदर भी मौजूद है। ए के अंदर से एलिमेंट हटा दो, उन एलिमेंट को बताओ जो बी के अंदर भी मौजूद है, तो उसको हम ए माइनस बी से भी इस वेन डायग्राम को शो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये हमारे पास है, ये बी और ये टोटली शेड है, मतलब ओनली ए भी है, ओनली बी भी है और उन दोनों का कॉमन भी है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी से, जिसमें ए के एलिमेंट भी आता है, बी के एलिमेंट भी आते हैं और कॉमन एलिमेंट भी आता है। तो कॉमन भी आता है और एक्स्ट्रा भी आता है, उसको हम बोलते हैं यूनियन। तो ए यूनियन बी इसको टोटल शेड माना जाएगा। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट को हम शेड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट को शेड करने का हमारा ये तरीका होता है, जैसे ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, और अगर मान लो कि ये ए का जो सर्कल है उसको छोड़कर मैं बाकी सब कुछ शेड कर दूंगा, तो इसको माना जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि यूनिवर्सल में से ए को छोड़कर बाकी सब कुछ लिख दो, ए के एलिमेंट को हटा देते हैं, उसे बोला जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब जैसे वेन डायग्राम से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूलाज तो हमें बनाना ही है वेन डायग्राम से, लेकिन एक बार हम
हल्के से क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। फिलहाल तो मैं डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम से ही प्रूव करूँगा। प्रूव करने का वैसे मेरे पास में एक मेथड और है जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अभी वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो मैं इसे अभी केवल वेन डायग्राम से शो करूँगा। दूसरे मेथड से हम आगे के लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है? इसने दो स्टेटमेंट दिए थे। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शो कर रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा अलग तरीके से है। यूनियन में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बीच में इंटरसेक्शन का काम करेगा, और इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यूनियन का काम करेगा। अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं उसे एक बार ध्यान से समझना। जैसे मैं पहले स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहता हूँ, तो पहले स्टेटमेंट को वेन डायग्राम से प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम में अलग से तैयार करूंगा और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम अलग से तैयार करूंगा। जब दोनों तरफ के वेन डायग्राम एक दूसरे से मैच कर जाएंगे तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ ये दोनों आपस में इक्वल है। सो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम तैयार करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मुझे कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट काउंट करना है मुझे। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो मान लेते हैं कि यूनिवर्सल है, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी। अगर मैं ए और बी को टोटल शेड कर दूंगा तो ये तो माना जाएगा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के बाद में अगर मुझे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट काउंट करना है तो ये जैसे ए है, ये जैसे बी है। तो अगर मुझे होल कॉम्प्लीमेंट काउंट करना तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो ये वाला पार्ट तो ए यूनियन बी है, लेकिन अगर मैं इसी पार्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ शेड कर देता हूँ तो ये माना जाएगा मेरा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए और बी का जितना भी पार्ट था उस सबको छोड़कर मैंने बाहर का शेड कर दिया, और इस पार्ट को मैं कहूँगा ए यूनियन बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट। मेरा लेफ्ट हैंड साइड प्रिपेयर है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना लिया है। तो वेन डायग्राम अपना लेफ्ट हैंड साइड का बन गया। अब मैं राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम तैयार करता हूँ। तो राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाने के लिए मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का हमें कॉमन लेना है। तो पहले हम ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास में ये है सेट ए, दूसरा हमारे पास सेट बी। पहले हम तैयार कर रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो ए को छोड़कर बाकी सब कुछ शेड कर देंगे, इसे कहा जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम प्रिपेयर करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो बी को छोड़कर बाकी सारा पार्ट हमने शेड कर दिया है, तो ये माना जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। और अब हमें दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन, यानी दोनों का कॉमन। तो अगर हमें दोनों का कॉमन लेना है तो कॉमन का मतलब है ऐसा पार्ट जो इधर भी शेड होता है और जो इधर भी शेड है, उसे बोला जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन या फिर कॉमन पार्ट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब हम बना रहे हैं, तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना होगा। इन दोनों का हमें ऐसा पार्ट शेड करना होगा जो इधर भी शेड है, जो इधर भी शेड है। तो इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये वाला पार्ट यहाँ शेड है बी वाला, लेकिन इधर शेड नहीं है। ए वाला पार्ट यहाँ शेड है लेकिन यहाँ शेड नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन का मतलब इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है वो इधर भी शेड है और बाहर वाला पार्ट इधर भी शेड है। तो मतलब मैं यहाँ शेड कर दूंगा हमारे ये बाहर वाला पार्ट ए और बी के बाहर वाला, तो ये शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। और अब हम यहाँ इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारा फाइनल वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड का फाइनल वेन डायग्राम दोनों आपस में इक्वल है। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर हमें सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव करना है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिमिलरली हमें सॉल्व करना होगा। वही हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम प्रिपेयर करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम हमें ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन काउंट करेंगे, उसके बाद में उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट जो कि ये वाला होता है। तो ये तो मेरे पास काउंट किया मैंने ए इंटरसेक्शन बी, और अब मैं इसको होल कॉम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ हमें शेड करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो ये पार्ट था इसको छोड़ दूंगा मैं, और इसके अलावा बाकी सब कुछ मैं शेड कर दूंगा। तो केवल ये बीच वाला जो छोटा सा अपने पास में डायग्राम है इसको मैं छोड़ दूंगा इंटरसेक्शन वाले को,
और बाकी सब कुछ मैं शेड कर दूंगा। तो ये माना जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। केवल बीच वाला पार्ट छोड़ना है और बाकी सब कुछ हमें शेड करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका राइट हैंड साइड का जो वेन डायग्राम है उससे तैयार करता हूँ। तो राइट हैंड साइड मुझे ये कहना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन लेना है मुझे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो एक बार हम पहले ए का कॉम्प्लीमेंट तैयार करते हैं। तो मैंने वेन डायग्राम बनाया है, ये ए सेट या बी सेट, और पहले हम तैयार करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़कर बाकी सब कुछ शेड कर दो। तो ए को छोड़कर मैंने बाकी सब कुछ शेड कर दिया। ए वाला जो अपना सर्कल है उसको शेड नहीं करना और उसके बाहर का पूरा शेड करना है। साथ में मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट शेड करना है। तो बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो बी वाले सर्कल को छोड़कर बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर शेड कर दूंगा और इसे माना जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। और अब हमें इन दोनों का लेना होगा यूनियन। तो इन दोनों का अब हम यूनियन लेंगे। पिछली बार मैंने इंटरसेक्शन लिया था, इस बार मैं यूनियन लूँगा। तो यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन होता है कॉमन, यूनियन होता है कॉमन भी और एक्स्ट्रा भी। मतलब मुझे ऐसे पार्ट को शेड करना है जो इन दोनों में कॉमन भी आ रहा है और जो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो रहा है। तो मतलब हम लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो बाहर वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो बाहर वाला तो शेड करेंगे क्योंकि वो तो कॉमन आ गया। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर जाते हैं। एक्स्ट्रा, ये बी इधर शेड है लेकिन इधर शेड नहीं है, कोई बात नहीं, एक तरफ से तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये ओनली बी वाला पार्ट है, ये वाला, इसको मैं शेड कर दूंगा। ए वाला पार्ट इधर शेड है, इधर शेड नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी एक्स्ट्रा में काउंट होगा और ये ए का इधर वाला पार्ट शेड हो गया। तो मतलब मेरे पास बचा क्या? केवल बीच वाला पार्ट जो इधर भी शेड नहीं है, इधर भी शेड नहीं है। ओके, तो मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम दोनों आपस में इक्वल है। और फिर से मैं इस स्टेटमेंट को आपस में इक्वल कहूँगा। तो ये मैंने प्रूव किया है वेन डायग्राम की हेल्प से, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि मैंने वेन डायग्राम की हेल्प से किया है। अब जैसे वेन डायग्राम की हेल्प से कुछ हम फॉर्मूलाज प्रिपेयर करते हैं। ध्यान से इन फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करना, ध्यान से इनको समझने की कोशिश करना। इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम प्रोबेबिलिटीज़ की जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, वेन डायग्राम की हेल्प से सबसे पहले तो बात यह है कि अगर किसी भी वेन डायग्राम के अंदर कि यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है और ये दोनों का कॉमन पार्ट है, मतलब इंटरसेक्शन है। तो इस ए सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ए से। और अगर बी के अंदर जितने भी बी वाले सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन बी। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके, ऐसे ही यहाँ बीच में जितने एलिमेंट होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अब उसी के थ्रू मान लेते हैं कि मैं ए और बी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल की थोड़ी देर के लिए बात नहीं कर रहा, मान लूंगा कि ये दोनों ही मेरे यूनिवर्सल है। तो अब अगर मुझे ये काउंट करना है कि इस टोटल के अंदर कितने एलिमेंट है, इस टोटल दोनों सर्कल में मिलाकर कितना एलिमेंट है, तो उसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, क्योंकि ये पार्ट होता है इंटरसेक्शन, ये है ओनली ए, ये है ओनली बी, और अगर मैं तीनों को मिला लूँ तो तीनों को मिलाने पर बोलूँगा ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी है और ए यूनियन बी के अंदर मैं एलिमेंट को कैसे काउंट करूँगा? पहले ए के एलिमेंट को यहाँ पर काउंट कर लो, मतलब इस सर्कल के टोटल एलिमेंट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से, प्लस इसमें बी के एलिमेंट को भी काउंट कर दो। तो बी के एलिमेंट को भी मैं काउंट कर लूँगा, इन सारे एलिमेंट को जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, ऐसा करने से मैंने क्या किया, इन एलिमेंट को मैंने दो बार गिन लिया, इन एलिमेंट को मैंने ए में भी शामिल कर लिया और इन एलिमेंट को मैंने बी के अंदर भी शामिल कर लिया। तो ये एलिमेंट मैंने दो बार गिन लिए, तो एक बार ही गिनना था ना, दो बार क्यों गिन लिए? तो एक बार माइनस कर दो। तो अब मैं एक बार माइनस कर दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो हमें अगले साल तक बहुत ज़्यादा काम में लेना है, इस साल भी काम में लेना है, अगले साल भी काम में लेना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला है कि ए के एलिमेंट को काउंट कर लो प्लस बी के एलिमेंट को काउंट कर लो, क्योंकि मैंने इस बीच वाले एलिमेंट को दो बार गिन लिया,
इसको मैंने ए में भी गिन लिया, बी में भी गिन लिया। मुझे तो ये पूरा पार्ट एक बार ही काउंट करना था, तो ये जगह एक बार एक बार एक बार। जब मैंने ए को काउंट किया तो ये एक बार काउंट हो गया, ये भी एक बार काउंट हो गया। जब मैंने बी को काउंट किया तो ये एक बार और ये भी एक बार, मतलब इस बीच वाले पार्ट को मैंने 2 बार गिन लिया। तो एक बार मैं इसको इंडिविजुअली माइनस कर दूंगा, जिससे हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो ये होता है हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला। अब इसके थ्रू और हम फॉर्मूलाज प्रिपेयर करते हैं। जैसे अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी को मैंने कहा था ओनली ए, तो इसको हम ओनली ए भी कह सकते हैं। तो ये है ओनली ए का फॉर्मूला। किस तरह से बनेगा? ओनली ए का मतलब है ये वाला पार्ट, बस इसको छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, केवल ये वाला पार्ट होना चाहिए जिसमें ए भी पूरा काउंट नहीं हुआ, ए भी पूरा काउंट नहीं होगा, केवल वो पार्ट काउंट होगा जो केवल और केवल ए में है, ए के अलावा बी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम ये काउंट कर सकते हैं कि ये वाला जो पूरा सर्कल है ये हमें ए के एलिमेंट का नंबर दे देगा। उसमें से कॉमन नंबर को अगर मैं हटा दूंगा ना, तो मेरे पास ओनली ए के एलिमेंट अपने आप बच जाएंगे। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है उसमें से हम इंटरसेक्शन के एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमन एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें ओनली ए के जो नंबर्स है वो पता चल जाएंगे। देन हम फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेते हैं ओनली बी, बी माइनस ए। ओनली बी का मतलब है ये वाला पार्ट जिसमें केवल और केवल बी के एलिमेंट काउंट होंगे, इसमें ए का पार्ट बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। तो ये ओनली बी को हम यहाँ से देख सकते हैं, और ओनली बी को भी हम प्रिपेयर करने के लिए वही करेंगे कि ये पूरा जो सर्कल है ये बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को बता देगा। उसमें से मैं इसके कॉमन एलिमेंट को हटा दूंगा, तो ये जो ओनली बी वाला है ये पार्ट मेरे पास बच जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा ओनली बी के लिए फॉर्मूला। देन उसके बाद में आता है नीदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए और ना बी, यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर भी नहीं आ रहा हो, बी के अंदर भी नहीं आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, उनसे ये पूछा गया कि कितनों को टी पसंद है, कितनों को कॉफ़ी पसंद है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये बताएंगे कि भैया हमें ना तो टी पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है। तो फिर उसको किस में काउंट करोगे, टी में या कॉफ़ी में? किसी में भी नहीं। तो वैसे ही हो सकता है कुछ एलिमेंट ए के फेवर में हो, कुछ एलिमेंट बी के फेवर में। ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कोई एलिमेंट हो जो ना तो ए में हो ना बी में हो, मतलब ए और बी के बाहर की तरफ हो। तो ए और बी के बाहर की तरफ जो ये वाला हमारा खाली स्पेस है, इसको बोला जाता है नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ना तो ए और साथ में ना बी। तो अगर मुझे ए और बी दोनों को ही हटाना है, ए और बी दोनों ही मुझे काउंट नहीं करने, मुझे केवल अगर बार बार वाला पार्ट गिनना है कि बाहर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे टोटल यूनिवर्सल के नंबर ऑफ एलिमेंट में से ए और बी के अंदर मिलाकर जितने एलिमेंट आ गए उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं उन सबको मैंने टोटल हमारे यूनिवर्सल के अंदर से हटा दिया है। तो अब मेरे ये बाहर वाले एलिमेंट बच जाएंगे, और बाहर वाले एलिमेंट को मैं ये कहूँगा नीदर ए नॉर बी, ना तो ए के अंदर और ना बी के अंदर। तो ये मेरे बाहर वाले एलिमेंट होंगे जो ना तो ए में होंगे और ना बी के अंदर होंगे। तो ये हो गया मेरा नीदर ए नॉर बी का फॉर्मूला, ये है हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ये है हमारा ए माइनस बी यानी ओनली ए, और ये हमारा ओनली बी। ओके, तो एक हम क्वेश्चन इससे अब करके देखते हैं और हम इन फॉर्मूलाज को यूज में लेना सीखते हैं। सो जैसे मान लो कि हमारे पास में ये गिवन है कि जो टोटल यूनिवर्सल है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 100, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, या फिर इसे एक लैंग्वेज के तौर पर मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि 100 स्टूडेंट के बीच में एक स्टडी की गई, और उस स्टडी में ये पता चला कि फिजिक्स को लाइक करने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास 50, और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को लाइक करने वाले जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो थे हमारे पास में 40, और साथ में ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पसंद करते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15। तो अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ें पता करनी है। क्या पता करनी है? पहले ये पता करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को लाइक करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे ओनली फिजिक्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम बात करेंगे ओनली केमिस्ट्री को लाइक करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ऐसे स्टूडेंट जो ना तो फिजिक्स को लाइक करते हैं और ना
केमिस्ट्री को लाइक करते हैं, उनको दोनों में से एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। तो पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनियन देखता हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिलहाल तो हम इसको एक एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इसको टोटल लिख के बता रहा हूँ, वरना फिजिक्स को मैं ए मान सकता था और केमिस्ट्री को मैं बी मान सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बिना भी मैं सोल्व करता हूँ। तो यूनियन का मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री, और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो अब हम इनका वैल्यू पुट करते हैं। फिजिक्स के अंदर एलिमेंट है 50, केमिस्ट्री के एलिमेंट है 40 और इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट है 15। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 75। यानी 75 टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से एक सब्जेक्ट जरूर पसंद है। कुछ को फिजिक्स, कुछ को केमिस्ट्री, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट भी पसंद है। अगला हम बात करते हैं ओनली फिजिक्स का, कि ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट कितने लोगों को पसंद है। तो अगर हम ओनली फिजिक्स की बात करेंगे तो वेन डायग्राम पे आता हूँ मैं, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। ओनली फिजिक्स लेना है तो फिजिक्स के पूरे डिपार्टमेंट में से ये जो कॉमन एलिमेंट मेरे पास आ गए उनको हटा देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। सो फिजिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट 50। इन 50 लोग में से ऐसे 15 ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री भी पसंद है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पसंद है, मुझे तो केवल प्योर केमिस्ट्री चाहिए, सॉरी फिजिक्स। तो इसलिए हम फिजिक्स के टोटल में से उन 15 जनों को हटा देंगे जो उन्होंने केमिस्ट्री को भी पसंद किया था। तो मेरे पास 35 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको केवल और केवल फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है। अगर मैं ओनली केमिस्ट्री काउंट करूंगा तो केमिस्ट्री में से भी ये जो कॉमन एलिमेंट आ गए जिनको फिजिक्स भी अच्छी लगती है उनको हटा दो। तो अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे हमारे केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों के कॉमन एलिमेंट जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पसंद करते हैं। तो केमिस्ट्री के नंबर ऑफ एलिमेंट है 40 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तो दो सब्जेक्ट पसंद है, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी। इससे इन 15 स्टूडेंट को जब मैं हटा दूंगा तो मेरे पास बचेंगे ऐसे 25 स्टूडेंट जिनको केवल और केवल केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर हम दोनों का यहाँ कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब ना तो फिजिक्स अच्छी लगती है ना केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो फिर मैं टोटल स्टूडेंट में से जिन बच्चों को एटलीस्ट एक सब्जेक्ट अच्छा लगता था उनको मैं हटा दूंगा। तो अब मेरे पास यहाँ काउंट करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल है 100, उसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री की यूनियन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो यूनियन था वो 75 था। मतलब 25 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जिनको ना तो फिजिक्स अच्छी लगती है ना केमिस्ट्री। और वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो किस तरह से होगा, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ये फिजिक्स आ गया, यहाँ पर केमिस्ट्री और ये पूरा यूनिवर्सल। जब भी वेन डायग्राम से शो करना तो पहले इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिखा करो। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट 15 बच्चों को मैंने यहाँ बिठा दिया है। ओके, अब फिजिक्स को पसंद करने वाले मेरे 50 स्टूडेंट हैं। इन 50 में से 15 स्टूडेंट तो यहाँ पर आ गए जिनको फिजिक्स भी अच्छी लगती है। तो फिर मेरे पास बाहर की तरफ जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे 35, मतलब 35 केवल प्योर फिजिक्स के लिए और 15 ऐसे जिनको साथ के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है। अब केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है वो 40 है और उन 40 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट तो ये रहे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं क्योंकि इनको फिजिक्स भी अच्छी लगती है। तो मेरे पास बाहर की तरफ स्टूडेंट हो जाएंगे 25। तो ये 25 स्टूडेंट होंगे जो केवल और केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद करेंगे। और अगर मैं यहाँ इन तीनों का टोटल कर लूँगा तो इन तीनों का जो टोटल है वो हो जाएगा 75। मतलब मेरे 100 स्टूडेंट में से अभी भी 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में ना केमिस्ट्री ना इन दोनों के कॉमन में। तो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो फिजिक्स अच्छी लगती है और ना केमिस्ट्री। सो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने वेन डायग्राम स्टार्ट किया। तो क्योंकि ये 2 सेट से रिलेटेड अभी स्टार्ट किया है, 3 सेट से रिलेटेड भी हम वेन डायग्राम करेंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज तैयार करेंगे और काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज। यहाँ मैंने डायरेक्ट वेन डायग्राम से सॉल्व करना भी सिखाया है, तो इनको ज़रूर ऑब्जर्व किया करो। और साथ में अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से पीछे जाकर फिर से इन सारी चीज़ों को समझो। ओके।